पार्ट 1 सेमेस्टर 2 LLB 4 ईयर्स के नोट्स व्हाट्सएप से बाय कर सकती हैं। वेलकम टू ए लेवल्स एकेडमी इस्लामाबाद। आज की वीडियो में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड विकेरियस लायबिलिटी आएगी। यही जो सेम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और विकेरियस लायबिलिटी है, ये सेम आपको टॉर्ट के सब्जेक्ट में भी आएगा। टॉर्ट में भी आपको स्ट्रिक्ट एंड विकेरियस लायबिलिटी दोनों सिखाई जाएंगी। तो अगर आपसे टॉर्ट वाला टॉपिक किसी भी रीज़न से ये वाला पोर्शन मिस हो जाता है, याद नहीं होता, तो क्रिमिनल लॉ में जो याद करते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, वही सेम उठा के टॉर्ट में भी लिख सकते हैं। या फिर अगर क्रिमिनल लॉ वाला आपको ये पोर्शन याद नहीं करना, तो टॉर्ट वाला जो पोर्शन है जो टॉर्ट में मैंने दिया हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है जो टॉर्ट है उसमें मैंने स्ट्रिक्ट एंड विकेरियस लायबिलिटी के कुछ केसेस भी डाले हुए जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, टॉर्ट में मौजूद होंगे। तो अगर आपको वो वाला आंसर ज़्यादा बेहतर लग रहा है केसेस के साथ, तो आप वो वाला तैयार कर लें, या अगर केसेस के बगैर ये वाला तैयार करना है तो ये भी कर सकते हैं। यानी कि दोनों में से कोई भी एक याद कर लें, दोनों भी यूज़ हो सकते हैं। यानी कि अगर आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, विकेरियस लायबिलिटी किसी भी से तैयार कर लें, चाहे क्राइम से तैयार करें या टॉर्ट से, तो वो दोनों पेपरों में आ सकता है। चाहे आपको क्रिमिनल लॉ में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, विकेरियस लायबिलिटी आ जाए या टॉर्ट में आ जाए, तो दोनों में इसको यूज़ कर सकते हैं। सही है, ये इसलिए आप लोगों को बता दें ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे, अलग अलग याद ना करना पड़े। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 2019 का एनुअल पेपर है जिसमें स्ट्रिक्ट एंड विकेरियस लायबिलिटी का जिक्र हुआ है। ये 5 इयर्स लॉ का पार्ट 3 जब था, तो उसके अंदर एनुअल का जो कोर्स था उसमें ये आया है। इसमें सवाल देखें, डिस्कस इन डिटेल द डॉक्ट्रिन ऑफ द स्ट्रिक्ट एंड द विकेरियस लायबिलिटी इन क्रिमिनल लॉ। आपसे पूछ रहे हैं कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और विकेरियस लायबिलिटी का क्या मतलब है, इसको एक्सप्लेन करें। सही है, अब हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं इंट्रोडक्शन से। लायबिलिटी मीन्स लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हार्म और रॉन्ग डूइंग। ठीक है, जैसे कि मैंने क्रिमिनल लायबिलिटी में बताया था, अगर आपने क्रिमिनल लायबिलिटी की वीडियो किसी भी रीज़न से अगर मिस कर दी है तो यहाँ पे मैं उसका लिंक लगा देती हूँ। जो लायबिलिटी है उसका मतलब होता है अगले बंदे को जिम्मेदार ठहराना। ठीक है, अगले बंदे को जिम्मेदार ठहराना, इस चीज़ को लायबिलिटी कहते हैं। कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके अलावा गाड़ी में कोई नहीं है, आप ही वो गाड़ी चला रहे हैं, तो फिर जिम्मेदार कौन हुआ? अगर टक्कर लगेगी तो कौन जिम्मेदार होगा? आप ही होंगे, ज़ाहिर है, क्योंकि गाड़ी आपने चलाई। ठीक है, तो अगर कोई लड़की देख रही है तो उसके लिए मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि एक लड़की किचन में खाना पका रही थी, उसके अलावा किचन में कोई नहीं था, खाना उससे जल गया, तो जिम्मेदार भी वो लड़की खुद होगी क्योंकि उसी ने ही खाना पकाया। सही है, अच्छा, तो ये मतलब है लायबिलिटी का कि आपकी मौजूदगी में आप जो काम कर रहे थे उसकी वजह से कोई हार्म, कोई नुकसान हो जाए या कोई गलत हरकत हो जाए, तो आप पे ही जिम्मेदारी आएगी, आपको ही फिर पनिशमेंट मिलेगी उस चीज़ की। सही है, तो लॉ में रिक्वायर कंपेंसेशन और पनिशमेंट। ये कह रहे हैं कि अगर आपसे कोई गलत चीज़ हो जाए तो फिर आपसे ही पैसे वसूल किए जाएंगे और आपको ही जेल में डलवाया जाएगा। ये बात यहाँ बताएगी। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को पहले समझते हैं, फिर उसके बाद विकेरियस को समझते हैं। सही है, तो अपने हिसाब से व्हाट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की भी हेडिंग दे सकते हैं, अगर ये नहीं देनी तो इसकी जगह मीनिंग ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की भी हेडिंग दे सकते हैं। आपने बताना है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब है अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल इवन विदाउट इंटेंशन और फॉल्ट। हमने एक चीज़ क्राइम के बारे में जानी थी कि क्राइम करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है इंटेंशन, नीयत होना बड़ा ज़रूरी है। नीयत होगी आपकी क्राइम करने की, तभी उस चीज़ को क्राइम माना जाएगा। बट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कुछ और बता रहा है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कह रहा है कि आप जिम्मेदार हो, बेशक आपकी इंटेंशन नहीं थी उस बंदे को नुकसान पहुंचाने की, हार्म पहुंचाने की, फिर भी आपको जिम्मेदार माना जाएगा, बेशक आपने नुकसान नहीं पहुंचाया जान के। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ फैक्ट्री कॉजिंग पोल्यूशन इज़ लायबल इवन इफ द ओनर वॉज केयरफुल। समझ आ रही है कि मालिक जो था उस फैक्ट्री का, उसने तो पूरी कोशिश की थी कि फैक्ट्री सही तरीके से बने कि आसपास के लोगों को नुकसान ना पहुंचे, फिर भी वो जो फैक्ट्री बनी हुई थी, ज़ाहिर है उससे पोल्यूशन फैल रहा था। ठीक है, जो फैक्ट्री के साथ जो धुएं निकलने वाली जो चीज़ है, ज़ाहिर है जो फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा था आसपास की आबादी को ख़राब कर रहा था, सांस लेने में लोगों को तकलीफ़ हो रही थी। बेशक वो जो मालिक है उसने जानबूझ के तो लोगों को तकलीफ़ में तो नहीं डाला, उसकी नीयत नहीं थी कि वो तकलीफ़ में डाले, फिर भी मालिक को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा इस तमाम तकलीफ़ के। यानी कि जो मालिक है एक फैक्ट्री का, बेशक वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है किसी का नुकसान ना हो, लेकिन इसी मालिक की फैक्ट्री की वजह से ही आसपास के माहौल में पोल्यूशन यानी कि गंदी हवा फैल गई है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो ज़िम्मेदार मालिक को ही ठहराया जाएगा। बेशक मालिक की इंटेंशन ना भी हो लोगों को नुकसान देने की,
फिर भी इसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो मैंने एक ही बात 2 दफ़ा बोल दी ताकि आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मेंसरी अप्लाई नहीं होता। मेंसरी अगर जानना है तो मेंसरी की वीडियो यहाँ टॉप पे लिंक लगा दूंगी, लाजमी देख लीजिएगा। क्रिमिनल लॉ का बहुत बड़ा टॉपिक है मेंसरी। अब आता है व्हाट इज़ विकेरियस लायबिलिटी। अब हम विकेरियस लायबिलिटी का मतलब समझते हैं। देखें, विकेरियस लायबिलिटी का मतलब ये है कि आप बिजनेस ओनर हो, ठीक है, आपने अपने अंडर वर्कर्स रखे हुए हैं। सपोज ये 2 बंदे आपके लिए काम करते हैं, इनमें से किसी एक बंदे ने काम के दौरान किसी का नुकसान कर दिया है, तो अब जिसका नुकसान हुआ है वो उस बंदे को कुछ नहीं कहेगा, वो बंदा मालिक से, आपसे कहेगा कि आप जिम्मेदार हैं, जबकि गलती आपने नहीं की, आपके ही वर्कर ने की थी। लेकिन जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? मालिक को या बॉस को जिसने जॉब पे रखा है, ठीक है। तो यही चीज़ है विकेरियस लायबिलिटी के यहाँ पे लिखा भी है। विकेरियस लायबिलिटी का मतलब है, मीनिंग है कि 1 पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अनदर पर्सनस रॉन्गफुल एक्ट, कि गलती कोई और कर रहा है लेकिन जिम्मेदार कोई और होता है, कि मालिक जो है उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, बेशक मालिक ने कोई गलती नहीं की। और गलती किसने की? मालिक के बंदों ने, जो उसके लिए, मालिक के लिए काम करते हैं। यही बात यहाँ बताई गई है, सही है, कि गलती रॉन्गफुल एक्ट किसी और ने किया, जिम्मेदार कोई और ठहराया जाएगा। अब इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। कैसा रिलेशन? या तो ओनर और वर्कर्स का रिलेशन है, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का आपस में रिलेशन है। अब एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉई कौन है, वो बताती हूँ। एम्प्लॉयर वो है जो जॉब पे रखता है, एम्प्लॉई वो है जो जॉब पे वर्क करता है। यानी कि ये वो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को जॉब पे रखा, तो अगर एम्प्लॉय कुछ भी गलत करेगा तो जिस बंदे ने, एम्प्लॉयर ने जॉब पे रखा है, तो एम्प्लॉयर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वैसे ही अगर ओनर, उसने किसी वर्कर को रखा है और वर्कर कुछ गलत कर देता है जिससे किसी का नुकसान हो, तो ओनर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब इनका आपस में रिलेशन है, यानी कि ओनर का वर्कर के साथ कोई ताल्लुक है, वैसे ही एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ ताल्लुक है। जो ताल्लुक है ना, उसी ताल्लुक की वजह से हम इनको ज़िम्मेदार ठहराएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को विकेरियस लायबिलिटी कहते हैं। इसकी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉयर है, जो जॉब पे रखता है, उसी को ही लायबल यानी कि रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। लायबल को कहते हैं रिस्पॉन्सिबल। आप रिस्पॉन्सिबल भी लिख सकते हैं अगर लायबल नहीं याद रहता, ठीक है। तो आप कहेंगे कि एम्प्लॉयर को, जॉब पे रखने वाले को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा अगर एम्प्लॉय ने कुछ भी गलती कर दी काम के दौरान। अब एक और भी एक चीज़ बता दूँ अच्छी सी, कि अगर ये एम्प्लॉयर जॉब की भी जाए अपने घर के अंदर कुछ भी गलत करता है और घर के अंदर रह के कोई गलत काम करता है, वहाँ पे ये अपनी हरकत का खुद कसूरवार है। लेकिन अगर यही एम्प्लॉयर जॉब के अंदर, जॉब की मौजूदगी के अंदर कुछ गलत इससे हो जाता है, तो वहाँ पे इसको ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, वहाँ इसके सीनियर को, जिसने इसको जॉब पे रखा है, उसको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। फिर आता है डेफिनेशन ऑफ विकेरियस लायबिलिटी। यहाँ पे मैंने 2 डेफिनेशंस दी, इनमें से जो भी इजी लगे याद कर ले। पहला है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है लायबिलिटी ड्यू टू लीगल रिलेशनशिप। ये वही बात मैंने ऊपर बता दी कि मालिक का और वर्कर्स का आपस में रिलेशन है, इसीलिए ज़िम्मेदारी मालिक पे आ जाती है। बेशक मालिक ने कुछ गलती ना भी की हो, लेकिन ज़िम्मेदारी अपने आप मालिक पे आ जाएगी। यही वजह है कि इनका आपस में एक रिलेशन है। ये चीज़ हमें ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी बता रहा है। फिर आगे आता है फ्लेमिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनदर्स रॉन्ग। फ्लेमिंग कहता है कि आप किसी और की गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, इस चीज़ को विकेरियस लायबिलिटी कहते हैं। फिर आता है व्हाई इज़ विकेरियस लायबिलिटी यूज़। क्या हम विकेरियस लायबिलिटी को क्यों यूज़ करते हैं? विकेरियस लायबिलिटी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जहाँ मास्टर मौजूद, अब जैसे कि पुराने ज़मानों में ग़ुलाम होते थे लोगों के, तो ग़ुलाम जो हैं, ग़ुलाम को हम कहते हैं इंग्लिश में स्लेव। जो ग़ुलाम, जो स्लेव होते हैं, ज़ाहिर है इनका कोई ना कोई मास्टर होता है जिनके साथ ये काम करते हैं स्लेव सारे। तो स्लेव अगर कोई गलती करता है तो ज़िम्मेदार मास्टर को ठहराया जाएगा। वैसे ही आजकल के दौर को अगर देखें तो एम्प्लॉयर जो जॉब पे रखता है एम्प्लॉई को, तो एम्प्लॉई कुछ भी गलती करेगा तो जॉब पे रखने वाले को सज़ा मिलेगी, ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। इसी वजह से ये विकेरियस लायबिलिटी को बनाया गया, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि कोई वर्कर अगर काम कर रहा है और उसके बॉस ने, जिसने जॉब पे उसको रखा है, बॉस ने अगर नज़र नहीं रखी और वर्कर से कोई गलती हो गई और वर्कर के पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो उस गलती को सुधार सके, तो यहाँ पे नुकसान फिर बढ़ जाएगा तो इसीलिए बॉस को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे बॉस को क्यों ज़िम्मेदार ठहराया जाए, उसका तो कसूर नहीं है। अब अगर बॉस को, जिसने जॉब पे रखा है,
या ओनर है, जो भी पर्सन है जिसने किसी भी वर्कर को रखा है, बॉस पे अगर इस चीज़ की जिम्मेदारी आ गई है कि इसके वर्कर ने किसी का नुकसान किया है, तो एक दफ़ा जब ये अपने वर्कर की गलती के ऊपर पैसे देगा उस पर्सन को जिसका नुकसान हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम बॉस पूरी कोशिश करेगा कि वो वर्कर दोबारा से वो गलती ना करे। इसीलिए हम विकेरियस लायबिलिटी को यूज़ करते हैं। देखें, अगर बॉस को नहीं आप जिम्मेदार ठहराएंगे और सारे वर्कर्स को जिम्मेदार ठहराएंगे, तो वर्कर एक निकलेगा, दूसरा आके वही गलती करेगा, फिर वो निकलेगा, दूसरा आके भी वही गलती करेगा, फिर कोई और आएगा, दूसरा आके भी वही गलती करेगा। लेकिन जब आप बॉस को जिम्मेदार ठहराएंगे तो बॉस फिर पूरी कोशिश करेगा सारे वर्कर्स को अपने कंट्रोल में रखे ताकि आइंदा से कोई गलती ना हो सके। इसलिए विकेरियस लायबिलिटी की अच्छी चीज़ है कि बॉस को बताया जाए कि आपके ही वर्कर की वजह से किसी बंदे का नुकसान हुआ है। तो इसीलिए अगर बॉस को इस चीज़ का इल्म होगा तो बॉस पूरी कोशिश करेगा कि उसके ज़रिए जितने भी वर्कर्स हैं वो कंट्रोल में रहें और कोई भी गलत काम ना हो। इसके अंदर एक मैक्सिम अप्लाई होता है, वो है क्वी फैसेट पर अलियम फैसेट पर सी, एक्ट ऑन वन इज़ एक्ट ऑफ अनदर। इस पर मैक्सिम अप्लाई होता है कि एक पर्सन एक्शन करता है और उसी का जो नुकसान है वो किसी और को भरना पड़ता है। ये चीज़ हमें ये मैक्सिम सिखा रहा है। अगर ये याद नहीं होता मैक्सिम बेशक स्किप कर दें, लेकिन आपको ये टॉट में भी दोबारा से मैक्सिम आएगा। क्या पता एग्ज़ाम में टॉट का ये मैक्सिम आपसे पूछ लिया जाए आपसे कि आपको इस तरह से क्वेश्चन में दे दिया जाए ये लफ्ज़, फिर आपको समझ ही ना आए ये कहाँ से है। इसलिए एहतियातन याद रख लें कि इस मैक्सिम का मतलब क्या है। मतलब अगर आप लोग याद रख लेते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये विकेरियस लायबिलिटी का चैप्टर है, तो फिर आप उस आंसर के अंदर विकेरियस लायबिलिटी डाल सकते हो। बाज़ औक़ात एग्जामिनर अगर मुश्किल करना चाहे आपके सवाल को तो वो विकेरियस लायबिलिटी लिखने की बजाय सिर्फ ये मैक्सिम उठा के डाल दे। तो अगर आपको मतलब ही पता होगा तो आराम से आप विकेरियस लायबिलिटी उसमें लिख सकेंगे। अच्छा, अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि विकेरियस लायबिलिटी की कौन सी टाइप्स हैं। पहली है लायबिलिटी by justification, approval of wrongful act make one liable। लायबिलिटी by justification का मतलब ये है कि आप अगले पर्सन के wrongful act को एक्सेप्ट करते हो। इसका मतलब ये है कि आपका वर्कर आपको पता है कि गलत चीज़ कर रहा है किसी के साथ और आप उसको अलाउ कर रहे हो कि वो ये चीज़ करे, तो फिर अगर आपने अलाउ किया है इसका मतलब है आप भी फिर उतना ही जिम्मेदार हुए। तो इसी रीज़न के बारे में यहाँ पे बात बताई गई है। इसके अंदर आप इस केस लॉ का रेफरेंस दे सकते हैं। फिर दूसरा हमारे पास टाइप आ जाती है वो लायबिलिटी बाय अबेटमेंट। हेल्पिंग और इनकरेजिंग मेक्स वन लायबल, कि आपका वर्कर अगर कुछ गलत कर रहा है किसी के साथ और आप उस पर्सन को, आप अपने ही वर्कर को जिसको आपने जॉब पे रखा है, बजाय कि उसको मना करने के उसको आप इनकरेज कर रहे हो कि करते रहो ये गलत काम, या फिर हेल्प कर रहे हो कि करते रहो ये गलत काम, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। दोनों सिचुएशन में आपको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा उतना ही। इसी चीज़ को अबेटमेंट कहते हैं। इसके साथ अबेटमेंट के साथ आप ये केस लॉ का रेफरेंस दे सकते हैं क्योंकि इस केस में भी यही चीज़ हुई थी। फिर आगे आता है लायबिलिटी ड्यू टू स्पेशल रिलेशनशिप। ये कोई सेम चीज़ है जो हमने ऊपर डिस्कस की कि एम्प्लॉयर जॉब पे रखने वाला और जिसको जॉब पे रखा है एम्प्लॉय, इनका आपस में रिलेशन है, इसकी वजह से भी विकेरियस लायबिलिटी बनती है। उसके अलावा पेरेंट्स और चाइल्ड, जैसे कि अगर चाइल्ड से कुछ गलती हो जाए तो माँ बाप को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा, ये भी विकेरियस लायबिलिटी में आता है। कंपनी एंड स्टाफ जो कंपनी में काम करते हैं, स्टाफ कोई गलत काम करे तो कंपनी को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। तो ये सारा जो है विकेरियस लायबिलिटी की कैटेगरी में आता है, ये भी एक टाइप है। अब आते हैं एग्जांपल्स पे ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है मिस्टेक ऑफ लॉ। तो यहाँ पे जो बातें लिखी हैं वो हमें ये बता रहा है ये पोर्शन कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कौन सी जगह पे आप पे लगेगी और कौन सी जगह पे आप पे नहीं लगेगी। सबसे पहले आता है मिस्टेक ऑफ लॉ। यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है? अगर एक पर्सन जो है ये कहता है कि मुझे लॉ का नॉलेज नहीं था और मुझसे ये गलती हो गई, यानी कि एक बंदे ने गाड़ी चलाई और गाड़ी चलाते हुए ज़ाहिर टक्कर मार दी, तो वो ये नहीं कह सकता कि मुझे इस चीज़ का लॉ नहीं पता था तो मुझे अब सज़ा ना दें। नो, जिसने जो हरकत की है उसको उसकी सज़ा मिलेगी लॉ के अंडर, बेशक उसको लॉ का ना भी इल्म हो। ये चीज़ कहता है मिस्टेक ऑफ लॉ कि आप ये नहीं कह सकते अपने आप को बचाने के लिए कि मुझे लॉ का नॉलेज नहीं था इसीलिए मुझे अब रिहा कर ले। नो, ये चीज़ नहीं अलाउड, क्योंकि आपने ये एक्शन खुद लिया है तो आपको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा, आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। ये चीज़ बताई गई है। फिर आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। पहले हम इस बात को समझते हैं। फैक्ट को कहते हैं हकीकत, कि आप किसी बंदे के कहने पे एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, या कोई और एग्जांपल देती हूँ जिससे
पता चले मज़ीद अच्छे से। जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में मैं बताती हूँ कि आप एक मशीन ख़रीदते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जो है गर्मी प्रोड्यूस करती है, मतलब मशीन ऐसी है जिसकी वजह से गर्मी आसपास के माहौल को गर्म कर दे वो, ठीक है। आप वो मशीन ख़रीदते हो सर्दियों में, क्योंकि ज़ाहिर है आपने ये सोचा था कि ये मशीन जो है माहौल को गर्म कर देगी तो सर्दियाँ अच्छी गुजरेंगी। लेकिन अब वो मशीन जैसी आप ख़रीदते हो, बजाय कि आपके आसपास के कमरे को गर्म करने के, उल्टा ठंडी हवा, कोल्ड विंड वो फैलाना शुरू करती है, क्योंकि आपसे उस बंदे ने झूठ बोला और आपको बेवकूफ़ बना के उसने ये गलत मशीन आपको दे दी, जिससे बजाय कि गर्म हवा आने की ठंडी हवा आ रही है। और ठंडी हवा से सिर्फ आपको अकेले नुकसान नहीं पहुंच रहा, आपके साथ जो आपके नेबर्स रह रहे हैं उन तक वो ठंडी हवा आ गई है, वो बेचारे भी बीमार पड़ गए हैं। तो यहाँ पे अगर आपको इस बात पर सज़ा मिल रही है कि आपने अपने नेबर्स को भी बीमार कर दिया ये मशीन लेके, और आपके नेबर्स आपको कोर्ट में ले गए इस बात पे, तो कोर्ट में जाके आप ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे हकीकत यानी कि फैक्ट्स का नहीं पता था कि ये जो मशीन मैंने ली है ये तो ख़राब थी, ये तो कुछ और करती है। तो इस बात पे भी आपको रिहा नहीं किया जाएगा, आपको इस चीज़ का भी ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। मतलब जैसे कि मैंने लॉ का बताया कि अब जैसे लॉ के बारे में मैंने कहा कि लॉ का अगर आपको नहीं पता और आपसे कोई एक्शन हो गया, कोई ऐसी हरकत हो गई जिससे नुकसान हो गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे लॉ नहीं पता तो मुझे छोड़ दें, माफ़ कर दें। नो, बिल्कुल वैसे सेम ही कि आपने कोई चीज़ बाय की है और आपकी वजह से ही किसी और का नुकसान हुआ है। बेशक आपको नहीं पता था कि वो जो प्रोडक्ट है वो सही है कि नहीं, लेकिन बाय आपने किया है, तो अब ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था इस प्रोडक्ट का जिससे ये नुकसान हो गया, तो आपको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा उस चीज़ का। अब लास्ट पे आता है इनएविटेबल एक्सीडेंट मे रिमूव लायबिलिटी इन सम केसेस। कुछ जगहों पे अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप ख़रीद रहे हैं जो डेंजरस नहीं था, लेकिन बाद में किसी रीज़न से वो जो प्रोडक्ट है वो डेंजरस हो गया, तो फिर वहाँ पे आपको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन जो प्रोडक्ट आप ख़रीद रहे हो, आपको पहले से ही पता है कि जो प्रोडक्ट मैं ख़रीदने लगा हूँ अगर मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया तो ये डेंजरस है। या कोई और एग्जांपल दे देती हूँ कि एक डॉग आप बाय कर रहे हैं और आपको पता है ये जो डॉग की ब्रीड है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, यानी कि जो डॉग की नस्ल है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और आप ये बाय कर रहे हो। अब वो डॉग जैसे ही आपके घर में आता है वो भाग जाता है, आपके घर को छोड़ के भाग जाता है और भाग के किसी इंसान को काट लेता है। अब ज़ाहिर है डॉग का भागना आपके हाथ में नहीं था, अचानक से ये एक्सीडेंट हुआ, लेकिन आपको ही इस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल भी है कि अगर आप कोई ऐसी गाड़ी बाय कर रहे हैं जो ऑटोमेटिकली चलती है बगैर ड्राइवर के, आप तो प्रोडक्ट अच्छा ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप बाय करेंगे कोई गाड़ी में मसला आ गया, कोई सिस्टम इसका ख़राब हो गया और ये अपने आप ही ये गाड़ी किसी ऐसी जगह पे चली गई जहाँ पे और गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और उनके साथ ये गाड़ी टकरा गई, तो चीज़ तो हादसाती तौर पे हुई है, आपका इसमें कसूर नहीं था, अपने आप गाड़ी ख़राब हो गई और किसी भी दूसरी गाड़ी से जाके टकरा गई, लेकिन तब भी आपको ही ज़िम्मेदार वहाँ पे ठहराया जा सकता है। बेशक ये एक्सीडेंट है, अपने आप चीज़ होगी, लेकिन वहाँ पे भी ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। यहाँ पे लिखा है इन सम केसेस। देखिए दो चीज़ें हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा अगर वो हादसाती तौर पे हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आप पे लगेगी, यानी कि आपको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। इसलिए जो ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है ये एक यूनिक चीज़ है लॉ के अंदर, कि कुछ केसेस जब आप रीड करेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के इंटरनेट से तो आपको पता चलेगा कुछ जगहों पे जो है इनके बेस पे लोगों पे ज़बरदस्ती स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगती है, उनको माफ़ी नहीं मिलती, और कुछ केसेस ऐसे भी हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के जिन पे इन रीजंस की वजह से माफ़ी मिल भी जाती है। तो इस तरह से एक जनरल कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है। अब हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड दी विकेरियस लायबिलिटी। डिफरेंस आप सब जान गए हैं कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहते हैं कि जिस पर्सन ने जो हरकत की है ना उसी को ही ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा, लेकिन विकेरियस लायबिलिटी में ऐसा नहीं होता। जिस पर्सन ने गलती की है उसके बॉस को या उसके बड़े को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि उनका आपस में एक रिलेशन कायम है। तो यहाँ पे उसी तरह आप सेम बातें दोबारा एक सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। फिर कंक्लूजन आ गया है, जो भी आपने ऊपर पढ़ा होता है वही सारा आपको कंक्लूजन में दोबारा लिखना होता है। इतना था इस वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें।